तो उसके बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि रूल रेगुलेशन एक इतना बड़ा टॉपिक है, वो 1 घंटे में नहीं हो पाता। और हम पूरी कोशिश करेंगे मेन मेन जो रूल। और ये भी नोट डाउन कीजिए कि जो ये पीपीटी मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, ये पीपीटी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका वाइवा होगा और जो आपके क्वेश्चंस आएंगे रूल रेगुलेशन में से बहुत ज्यादा आते हैं, मेनली रूल रेगुलेशन में से ही आता है। तो ये पीपीटी जो पिस्टल साइड के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगी। ऐसे ही एक पीपीटी मनोज सर ने आपको दी होगी जो राइफल के रूल रेगुलेशन रहे होंगे, तो उनको भी आपको बहुत संभाल के रखना है और उनकी पूरी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। 182। अभी स्ट्रेंथ क्या है पूरी अपनी, अगर क्लास की वो देखें तो 282 सर। सर 176 है। टोटल कितनी स्ट्रेंथ है अभी प्रेजेंटली? 85 185 176 है सर। 176। तो ये 87 कैसे हो नहीं गई? सर ये करंट दिखा रहे हैं, करंट 280 अराउंड अप्रॉक्स है। 250 260 अराउंड ये रहता था। ओके सर, ओके, राइट, थैंक यू। चलो ठीक है, ये ज्वाइन होते रहेंगे। नाउ स्ट्रेंथ इज 192, अराउंड 200 के करीब हो गए हैं। अब टाइम खराब ना करते हुए लेट अस स्टार्ट विद मेन टॉपिक। और मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ, इनकेस कुछ है तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ओके, सबसे पहले ये रूल रेगुलेशन जो है ये बनाए ही क्यों गए? जैसे हमारे देश का संविधान है, हमारे देश को सही से चलाने के लिए, या किसी भी संस्था को या किसी गेम को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रूल रेगुलेशन की। तो रूल रेगुलेशन इसलिए बनाए जाते हैं कि फेयर तरीके से, किसी को बिना कोई गलत एडवांटेज लिए किसी गेम को खेलना, या जो उसका एक्चुअल दावेदार है उसको ही वो प्रिविलेज मिले। तो इस पीपीटी में फिर वही प्रॉब्लम, म्यूट ऑल, allow participant to mute answer no। इस पीपीटी में हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं? सेफ्टी रूल्स। हमारा गेम, सबसे पहले हमारे गेम में गन्स हैं, इसमें बुलेट्स हैं, लाइव बुलेट्स हैं। जो कुछ भी अगर सेफ्टी हम कवर नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उन चीजों को ध्यान रखने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है सेफ्टी रूल्स की। तो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेंजेस करेंगे, जिसमें जैसे हमारे शॉर्ट बॉल में 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर रेंज आती है, जो हमारे शॉर्ट बॉल में, स्मॉल बॉ में यूज की जाती है। तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए सभी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हो चुका है मैडम, प्लीज लिसन केयरफुली नाउ। इक्विपमेंट कंट्रोल, उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि अगर हमारी जैसे पिस्टल है, पिस्टल की ग्रिप ठीक नहीं है और हमारे शू ठीक नहीं है, कैप वाइजर ठीक नहीं है, आई ब्लाइंडर ठीक नहीं है, तो हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ट्रिगर वेट ठीक नहीं है, तो ये सारे इक्विपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें बातें करेंगे। जब एफओपी मीन्स होता है फील्ड ऑफ प्ले। फील्ड ऑफ प्ले में हम जाते हैं तो क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए? लाइक स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए हमारे पास, जो खाकी कपड़े या कॉम्बोफ्लेज टाइप के हम कपड़े पहनते हैं। जीन्स नहीं पहन सकते हैं, मोबाइल फोन उस पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप की काफी चीजें हैं जो हम यूज नहीं कर सकते हैं। अभी भी कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं लोग, ओके। और इस पे क्या क्या आप पे पेनल्टी लग सकती हैं? जैसे कोई गोली पहले निकल गई, कोई पैलेट पहले निकल गया, या आपने लेट रिपोर्ट किया फाइनल में, तो काफी टाइप की पेनल्टीज होती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में ये जो मैंने पहली चीजें बताई हैं, ऑल दीज आर ISSF रूल्स। ISSF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। जो हमारा जितने भी इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहां भी शूटिंग इंटरनेशनल लेवल पे होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है? ISSF करता है। और हमारे एनआर रूल क्या है? जितने हमारे एनआर मैचेज होते हैं या ये सारी चीजें होती हैं, तो उनमें एनआर रूल का प्रयोग किया जाता है। तो एनआर रूल भी हमारे लिए जरूरी है, और ऐसे ही ISSF रूल तो हमारे हर इंटरनेशनल उसके लिए बहुत जरूरी है। एडमिट ऑल।
अब हम सेफ्टी रूल्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। आपके ग्रुप में अगर किसी के पास स्लाइड ठीक नहीं चल रही इसमें, सेफ्टी रूल्स, जैसे आईएसएसएफ की बुक मैंने आपको बताया, वो बुक नहीं है आप लोगों के लिए, तो मैं आपके ग्रुप में उसको शेयर कर दूंगा, उसको सब पढ़ सकते हैं। वो जो कि 573 पेजेस की है, उसमें हर टाइप के अलग अलग रूल्स हैं। जो ये पीपीटी आपके पास रहेगी, मैं इसमें रूल नंबर बता रहा हूँ और क्या होता है क्या नहीं होता है, डू एंड डोंट्स भी बताऊंगा। तो वो आप वहां जाके और विस्तार में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ सकते हो। ऑल जनरल सेफ्टी रूल शुड बी कंप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद आईएसएसएफ रूल नंबर 6.2 एंड 8.2। ये 6.2 यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आपका कोई भी शूटर एयर पिस्टल है या 25 मीटर है या 50 मीटर है, कोई भी वेपन रेंज में आएगा तो उसका अनबॉक्स कब होगा, विद द परमिशन ऑफ रेंज ऑफिसर और सीआरओ की कमांड जो होगी उसकी परमिशन से ही वो खुलेगा। और ऑन कंप्लीशन ऑफ मैच, जब ये बंद किया जाएगा, अगर आपने देखा कि आपका मैच हो गया, स्कोर शीट आपने साइन की और उसके बाद चुपचाप वेपन बंद किया और आप निकल गए, तो ऐसे में आपको डिस्क्वालीफाई की पेनल्टी इंपोज हो सकती है। आपको जब आपको वेकेंट लेन या जब आपकी प्रूफ पिस्टल हो जाएगी, या जब ये नहीं है कि 25 मीटर की बात कर रहा हूं मैं, ये 10 मीटर में भी एप्लीकेबल है। आपको 10 मीटर में भी लेन मैच करने के बाद तब छोड़नी है जब आपको परमिशन मिले वहां से, जब आपको बताया जाए। उससे पहले अगर आप लेन छोड़ते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ऐसे ही ये रूल नंबर लिखा हुआ है एनआरआई का, जो रूल नंबर 13 है, उसमें भी ये चीज इंपोज की गई हुई है। इसके बारे में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लेट मी क्लियर दिस ऑल्सो। सेफ्टी रूल्स, ऑलवेज सेफ्टी के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, वो इसमें हमने बताए हैं। ऑलवेज पॉइंट द वेपन इन द सेफ डायरेक्शन, कभी भी, चाहे वो आपके हिसाब से खाली है या वो वेपन लोडेड है या किसी भी तरीके से किसी और का है या कुछ भी है, तो आपको उन वेपन्स को किसी के भी तरफ पॉइंट नहीं करना है, गन को दिखा के मजाक नहीं करना है उसका। ऑलवेज कीप द फिंगर आउट ऑफ ट्रिगर आउटसाइड द, जो ट्रिगर गार्ड होता है जो बाहर, उसके अंदर आप ट्रिगर फिंगर डालते हैं तो हमेशा ये फिंगर उस ट्रिगर गार्ड के बाहर होनी चाहिए। कीप द एक्शन ओपन, जैसे बोलते हैं 25 मीटर में ओपन बोल्ट, या 10 मीटर में भी जब ओपन बोल्ट होता है, तो आपको हमेशा ही अनलोडेड तब अज्यूम करना वो ओपन बोल्ट है, उसके चैम्बर में कोई पैलेट या गोली नहीं है, तभी जाके आपको वो ओपन बोल्ट ट्रीट करना है। ट्रीट ऑल वेपन एज लोडेड, जब तक आपने वो क्लियर नहीं कर लिया, मेक श्योर नहीं कर लिया कि लोड है अनलोड है, तब तक उसको यही समझना है कि किसी के पास कोई भी वेपन है कि ये वेपन लोडेड है और इसको सेफ तरीके से इसको यूज करना है। नेवर यूज ए फॉल्टी वेपन एंड यूज करेक्ट अम्युनिशन, कभी भी कोई फॉल्टी वेपन जिसमें किसी का ट्रिगर खराब हो रखा है, शेयर एंगेजमेंट उसका शेयर एंगेजमेंट होता है, शेयर एंगेजमेंट उसका डिसलोकेट हो गया है या बहुत हल्का हो गया है, तो उससे क्या होगा, आप एक मैगजीन डाल के रखा है, ट्रिगर एक बार दबाओगे 5 की 5 गोली वो ऑटोमेटिक फायर करने लग जाएगी। तो कभी भी कोई फॉल्टी वेपन यूज नहीं करना है, क्योंकि फॉल्टी वेपन एक्सीडेंट का रूप दे सकता है, और वेपन के मामले में एक्सीडेंट छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो कभी भी कोई रिस्क नहीं लेना। नेवर टच अनदर पर्सन्स वेपन विदाउट परमिशन, किसी दूसरे का वेपन चेक करने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, या मजाक में या सीरियसली कुछ देखने के लिए, ग्रिप देखने के लिए, ट्रिगर देखने के लिए, इसका ट्रिगर कैसा चलता है, इसकी ग्रिप कैसी है, तो कभी भी किसी की परमिशन के बगैर, जब तक आपको परमिशन ना मिले, किसी दूसरे का वेपन टच ही नहीं करना। नेवर जोक अराउंड वाइल हैंडलिंग योर और यूजिंग वेपन, कभी भी कोई मजाक कोई जोक नहीं करना है जब आप वेपन यूज कर रहे हैं। इफ यू सी अनसेफ बिहेवियर एनी टाइम व्हेन एयर वेपन बीइंग हैंडल्ड और यूज स्पीक अप, कभी भी आपको दिखे कि आप तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, कोई दूसरा आपका कोलिग शूटर या जिसको आप जानते भी नहीं हो, वो वेपन के साथ अनसेफ बिहेवियर कर रहा है, किसी को पॉइंट कर रहा है अनसेफ डायरेक्शन में, कोई गोली चला रहा है या कोई बुलेट या पैलेट कुछ भी कर रहा है, तो स्पीक अप, रेज योर वॉइस, सबको बताइए कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग और उसको स्टॉप कीजिए। नरेश, आपकी स्लाइड ना शो करते रहिए, एक हाँ जी, हाँ स्लाइड। जी, आई विल मैनेज। या थैंक यू।
ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्यों। हाँ, सेफ्टी फ्लैग्स और सेफ्टी रूल के बारे में हमने बात की। तो सेफ्टी फ्लैग्स के बारे में हमें पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा गेम जो सेफ्टी, हमारी एक्चुअल सेफ्टी जो दर्शाता है, जो दिखाता है, जो मेक श्योर करते हैं हम सेफ्टी, हमारे सेफ्टी फ्लैग से दिखाते हैं कि हमने चैम्बर में डाला थ्रू एंड थ्रू और इसमें कोई भी बुलेट पैलेट कुछ नहीं है। तो सेफ्टी फ्लैग्स किस प्रकार के होने चाहिए? सेफ्टी फ्लैग कंस्ट्रक्टेड ऑफ फ्लोरोसेंट ऑरेंज और सिमिलर ब्राइट कलर, इस टाइप के सेफ्टी फ्लैग होने चाहिए। जब हमने बैरल में डाले तो रेंज ऑफिसर को या सीआरओ को या जूरी है वहां पे दूर से दिखना चाहिए कि इस वेपन में सेफ्टी फ्लैग डला हुआ है और ये वेपन खाली है, अनलोड है, इसमें कोई बुलेट नहीं है, ये सेफ है। सेफ्टी फ्लैग मस्ट बी इंसर्टेड ऑल इन ऑल गन्स दैट आर नॉट remove is authorized by these rules. Safety flags must be inserted in all guns that are not in gun cases or boxes before athlete called to the line. कोई भी ऐसी गन हो जब तक वो, उनमें सेफ्टी फ्लैग होना ही होना चाहिए जब तक उनको बाहर, जो केस में नहीं है, बाहर है, ओपन है या रेंज पे अनअटेंडेड है, आप लेन पे एफओपी पे नहीं खड़े, जस्ट चेयर पे जाके पानी पी रहे हैं, तो भी आपको सेफ्टी फ्लैग डालना है। अगर सेफ्टी फ्लैग आप नहीं डालते हैं तो आपको वार्निंग मिलेगी। अगर फिर भी आप रिफ्यूज करते हैं, इफ द जूरी कंफर्म, इसको ध्यान से देखना है, सुनना है, इफ द जूरी कंफर्म्स दैट एन एथलीट refuses to use a safety flag as required by this rule and after being warned, these athlete must be disqualified. ये मैंने थोड़ा स्लो और जोर देके इसलिए बताया है कि आपको सेफ्टी फ्लैग डालना ही डालना है। अगर आप रिफ्यूज करते हैं, आप नहीं डालते हैं, इंस्टेड ऑफ वार्निंग देने के बाद भी आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकता है। तो जितनी साल की मेहनत है, जितनी हमने मेहनत किया, मैच कितना भी अच्छा किया हो, मान लो एयर में 590 95 भी मारा है और आपने ये चीज फॉलो नहीं की, तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो मेक श्योर सेफ्टी में कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी मतलब उसमें नजरअंदाजगी नहीं चलेगी। पिस्टल शूटिंग इवेंट्स रेंज क्लासिफिकेशन। अब पिस्टल शूटिंग में कितनी रेंज यूज होती है? इसमें 3 रेंज यूज होती है। पिस्टल शूटिंग जो स्मॉल बोर होती है 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर। एज यूजुअल मैंने इसमें कुछ फोटो भी डाले हैं 10 मीटर में, जैसे सौरभ चौधरी को आप जानते हो। सौरभ चौधरी कौन सा इवेंट खेलता है? 10 मीटर। 25 मीटर में वन एंड ओनली ओलंपिक मेडलिस्ट इन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल विजय सर, एंड 50 मीटर में जीतू राय भी हैं, बट मेरे पास ओमकार सर का भी फोटो था। ही इज ऑल्सो अर्जुन अवार्डी, ही इज अ फाइनेस्ट शूटर फ्रॉम इंडियन नेवी, और ये 50 मीटर है। Jitu Rai is in Padam Shri awardee also. Padam Shri, he is the highest. That's why I am saying in 50 meter he is the highest person जिसने कुछ अचीव किया है, और मेरे ख्याल में पद्म श्री शायद ही कोई बंदे हैं। तो जीतू राय इज आउटस्टैंडिंग, इज वेरी टैलेंटेड। तो अब रेंज वाइज हम जाएंगे तो 10 मीटर शूटिंग रेंज में 2 इवेंट होते हैं, एक एयर पिस्टल होती है और एक मिक्स टीम होता है। तो अब हम एक एक चीज को, एक रेंज जैसे 10 मीटर हमने स्टार्ट किया है तो एक वेपन को हम क्लियर करते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या होता है? कोर्स ऑफ फायर, जैसे कोर्स ऑफ फायर में 60 कंपटीशन शॉट्स होते हैं इन अ टाइम ऑफ ईएसटी पे अगर 10 मीटर एयर पिस्टल का टाइम किया जाए, नोट किया जाए, तो 75 मिनट होता है। अगर यही मैच आपका पेपर पे किया जाए तो 90 मिनट्स होते हैं। इसमें साइटिंग के लिए अनलिमिटेड शॉट मिलते हैं और आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है। कंपटीशन शॉट जैसे मैंने कि बताया आपको, पहले 60 है, और इसमें चाहे अब मैन है या वुमेन है, 60 शॉट दोनों को मिलेंगे। और जब एथलीट टू द लाइन होगा, मिनिमम 15 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट प्रिपरेशन एंड साइटिंग टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें अगर आपको अपने आपके पिस्टल की सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है या उसको रिफिल करना होता है या सिलेंडर रिप्लेस करना होता है, इसका रूल नंबर है 611.2.3। तो उसमें आपको क्या करना होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने, जो आप अभी आगामी कोच बनने जा रहे हैं, तो अपने शूटर को आपको बताना है इसका सही तरीका। एथलीट मस्ट लीव द फायरिंग लाइन इन ऑर्डर टू रिफिल और रिप्लेस द एम्प्टी सिलेंडर विद द परमिशन ऑफ आरओ। हु इज आरओ हियर? रेंज ऑफिसर। आपको रेज हैंड करना है और उसके बाद आपको परमिशन लेनी है। फिर वहां पे एक एरिया वो नॉमिनेट किया गया है, वहां पे जाके आपको अपना रिफिल करना है या रिप्लेस करना है सिलेंडर। विदाउट परमिशन अपने आप से ही आपको सिलेंडर निकाल के दूसरा सिलेंडर नहीं निकालना है।
इट विल इम्पोज डिस्क्वालिफिकेशन। इंटरप्शन अगर होता है, देखो इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आपको। एडमिट इंटरप्शन, दो तीन चीजें होती हैं शूटिंग में। एक इंटरप्शन होता है, एक डिस्टरबेंस होता है और एक माल फंक्शन होता है। तो तीनों चीजों को हमें एक दूसरे से लिंक नहीं करना है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। मोर देन 3 मिनट्स में डिमांड एक्स्ट्रा टाइम और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ओनली। ये 10 मीटर की बात चल रही है। अगर 3 मिनट से ज्यादा आपको इंटरप्शन होता है, इंटरप्शन इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट हो गई, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई है, आपकी रेंज की पावर सप्लाई चली जाती है मोर देन 3 मिनट, यू मे डिमांड एक्स्ट्रा टाइम और इक्वल टू अमाउंट लॉस प्लस 1 मिनट इफ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मिनट्स। अगर मान लो 5 ही मिनट बची हैं, जैसे सीआरओ ने अनाउंस किया 5 मिनट्स, अगर आपकी 5 ही मिनट बची हैं तो 3 मिनट से ज्यादा अगर उस टाइम पे बिजली, पावर सप्लाई या कोई अलग इंटरप्शन आ जाता है, कुछ टूट जाता है, आपकी शूटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप डिमांड कर सकते हो कि सर मुझे मेरा जितना टाइम खराब हुआ है उतना टाइम मुझे वापस दिया जाए। और अगर लास्ट का टाइम बचा है, जैसे लास्ट की 5 मिनट 10 मिनट बची है, तो 1 मिनट और आप एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हो जो आपको मिलेगा। मोर देन 5 मिनट्स, ये 3 मिनट का इंटरप्शन था। अगर 5 मिनट से ज्यादा है, यू मे हैव एक्स्ट्रा इक्वल अमाउंट एंड लॉस प्लस 5 मिनट्स मे हैव एडिशनल अनलिमिटेड साइकिल। अगर 5 मिनट से ज्यादा आपका टाइम इंटरप्ट हो जाता है तो आप 5 मिनट अपनी वापिस मांग सकते हैं कि मेरे 5 मिनट यहाँ खराब हुए हैं, और एडिशनली आप 5 मिनट और ले सकते हैं लॉस प्लस 5 मिनट्स, और जिसमें आप अपने साइटिंग शॉट्स चला सकते हैं अनलिमिटेड। कितने भी 5 मिनट के अंदर अनलिमिटेड साइटिंग शॉट चलाइए, और 5 मिनट और उससे ज्यादा जितना टाइम खराब हुआ है आपका, वो भी आपको दोबारा मिलेगा। ये चीजें तभी मिलेंगी जब आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिमांड कैसे करेंगे? माल फंक्शन, ये रूल नंबर इंटरप्शन का आपको पता चल गया 6.11.3 माल फंक्शन एसएसएफ रूल में। ये 10 मीटर की बात चल रही है। 10 मीटर में माल फंक्शन अगर कुछ होता है तो इस प्रकार डिल्ट होता है, और 25 मीटर के माल फंक्शन अलग है। 10 मीटर में ऐसा माल फंक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल कोई गन रिपेयर करनी है या कुछ कोकिंग लीवर खराब हो गया, ऐसा कुछ ब्रेकेज ऑफ वेपन या इस टाइप का कुछ आता है, तो नॉर्मली मेन माल फंक्शन 25 मीटर में, जो कि मैं आगे कवर करने वाला हूँ। The athlete may repair the malfunction and continue shooting within the stipulated time. जो भी टाइम उसमें दिया गया है, जो आपको 75 मिनट्स मिले थे, उसी के अंदर आप रिपेयर कर सकते हैं और कंटिन्यू शूटिंग करती हैं। If malfunction is allowable, he may repair or replace it with another pistol or the same type. No extra time is allowed to repair and replace the pistol. तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि जो आपको 75 मिनट काउंटडाउन शुरू हो गया तो शुरू हो गया, इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम कुछ मिलने वाला नहीं। आप उसको रिपेयर कर सकते हैं या सेम टाइम की पिस्टल के लिए आपको रिप्लेस कर सकते हैं। जो 10 मीटर का फाइनल है, अब फाइनल का एक अलग चैप्टर है, काफी वो भी ह्यूज है। तो फाइनल जो कंडक्ट कराए जाते हैं, जो एसएसएफ रूल बुक में 6.17.2 ये लिखा हुआ है, बट ये सारे के सारे फाइनल अब चेंज हो चुके हैं, और मौका मिला तो फाइनल के बारे में आपकी एक अलग क्लास ली जाएगी। अब 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में क्या है? ए टीम विल कंप्राइजिंग 1 फीमेल एंड 1 मेल एथलीट फ्रॉम द सेम नेशन। अब जो यहाँ हम बात करते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ वर्ड आया नेशन। अगर इंडिया की टीम वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में कहीं पे मिक्स टीम खेल रही है, तो टीम कंप्राइज होगी जिसमें एक महिला, एक गर्ल और एक मेल रहेगा। दोनों मिलके एक टीम बनाएंगे इंडिया से। लाइक जर्मनी की एक होगी, लाइक इटली की एक होगी, लंदन की एक होगी, यूएसए की एक होगी। इस टाइप से सबकी एक एक टीम रहेगी जिसमें एक मेल एक फीमेल रहेगा। टीम मेंबर मस्ट वियर मैचिंग कंपटीशन क्लोथिंग विद द नेशन कलर्स एंड आइडेंटिफिकेशन। दोनों के दोनों शूटर सेम, लाइक मैंने ये पहना है जिसपे इंडिया लिखा हुआ है, तो जो फीमेल शूटर होगी वो भी इंडिया ही पहनेगा। अगर कोई यूएस से होगा तो सेम क्लोथिंग पहनना इसमें मैंडेटरी होता है। अगर दोनों अलग अलग कलर आएंगे तो टीम को पहचान नहीं पाएंगे, और वो इट्स नॉट टीम स्पिरिट। स्क्वाडिंग क्या होता है? 2 मेंबर ऑफ ईच टीम मस्ट बी स्क्वाडेड ऑन एडजस्टेंट फायरिंग पॉइंट। दोनों के दोनों जो शूटर हैं एक दूसरे के साथ में खड़े होंगे। लाइक मेल यहाँ खड़ा है तो यहाँ पे फीमेल हमेशा लेफ्ट में रहेगी, मेल हमेशा राइट में खड़ा होगा।
कोर्स ऑफ फायर में इसमें 80 कंपटीशन शॉट्स होंगे, जिसमें 40 शॉट्स पर टीम मेंबर चलाएगा, मींस 40 शॉट उसमें मेल कैंडिडेट चलाएगा और 40 शॉट फीमेल जो इसमें शूटर होगी वो चलाएगा। इसमें टाइम मिलेगा 50 मिनट, 50 मिनट्स फॉर 40 शॉट्स। साइटिंग शॉट के लिए जैसे पहले 10 मीटर इवेंट मिलता था, उसमें 10 मिनट 15 मिनट मिलती थी, 15 मिनट्स। इसमें आपको अनलिमिटेड साइटिंग शॉट मिलेंगे और इसमें टाइम लिमिट होगा 10 मिनट्स। कंपटीशन शॉट, ईच टीम मेंबर हैव टू फायर 40 शॉट इन अ टाइम ऑफ 50 मिनट्स, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको ऊपर। एथलीट मस्ट कॉल्ड बी लाइन 5 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन टाइम। 5 मिनट पहले उनको बुलाया जाएगा। 5 मिनट के बाद आपको 10 मिनट मिलेंगे। 10 मिनट में आपको फिर उसके बाद अनलिमिटेड साइटिंग शॉट चलाने हैं और 40 शॉट आप चलाएंगे 50 मिनट्स में। इंटरप्शन मिक्स में सेम रहेगा एज डिफाइन इन 10 मीटर एयर पिस्टल। माल फंक्शन एज डिफाइन इन एयर पिस्टल सेम रहेगा। रिफिल और रिप्लेस द वेपन वो भी सेम रहने वाला है, जो कि 10 मीटर के एयर पिस्टल में हमने बताया था। उसमें इंटरप्शन कुछ हो 3 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड मोर देन, वो आपको बताया था। माल फंक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला आपको। रिफिल और रिप्लेस विद द परमिशन ऑफ रेंज ऑफिसर। फाइनल एज पर 16.8 इसका भी फाइनल चेंज हो चुका है। नाउ 10 मीटर इज कंप्लीटेड। 10 मीटर में हमारे जो इवेंट होते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी 25 मीटर में हमारे पास स्टैंडर्ड पिस्टल है, जो अभी मेन वुमेन दोनों के होने लग गए हैं। सेंटर फायर है, ये ओनली सीनियर मैन का होता है। रैपिड फायर आजकल जो नए रूल आए हैं उसमें वुमेन का भी कई जगह स्टार्ट हुआ है और ये मैन भी खेलते हैं। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में जूनियर मैन होता है और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल वुमेन भी होता है। तो इस तरीके से ये 4 इवेंट हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरीज और इनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं कि इवेंट कैसे होते हैं। 25 मीटर शूटिंग रेंज क्वालिफिकेशन 20.22 स्टैंडर्ड पिस्टल में क्या होता है। कोर्स ऑफ फायर में 60 कंपटीशन शॉट होते हैं, जो कि 3 स्टेजेस में चलाए जाते हैं। 3 स्टेजेस में कैसे होते हैं, हर स्टेज में 20 शॉट चलते हैं। शूटिंग सीरीज 1 सीरीज ऑफ 5 शॉट। जब भी मैं किसी सीरीज वर्ड को यूज करूं, ये देखिए, जो मैं सीरीज वर्ड यूज करूं तो इसका मीनिंग है 5 शॉट्स। तो मैगजीन में 5 शॉट्स डाले जाएंगे तो एक सीरीज बनेगी। ना 4 शॉट की सीरीज होती है, ना 6 शॉट की सीरीज होती है। सीरीज जब भी बोला जाए, अज्यूम 5 शॉट्स। तो इसमें साइटिंग सीरीज जो आपको मिलेगी, एक सीरीज मिलेगी जो कि आपकी 5 शॉट की 150 सेकंड में होगी। कंपटीशन सीरीज के लिए क्या क्या होने वाला है। कंपटीशन में आपको 4 सीरीज 5 शॉट्स की 50 सेकंड में, यानी कि 20 शॉट। 4 सीरीज मींस 20 शॉट 150 सेकंड में। फिर उसके बाद सेम आपकी 4 सीरीज 20 सेकंड में होंगी और सेम 4 सीरीज आपकी 10 सेकंड में होगी। यानी कि आपकी टोटल 12 सीरीज 450 सेकंड में, 420 सेकंड में और 410 सेकंड में टोटल आपके हो गए यहाँ 20 शॉट 20 शॉट 20 शॉट, 60 शॉट का आपका मैच हो गया। ऐसे आके इसमें माल फंक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। जो पहली 4 सीरीज होंगी आपकी 150 सेकंड, इसमें एक माल फंक्शन मिलेगा और दूसरा माल फंक्शन अगर आपका हो जाता है तो आपका जो ये 20 और 10 में मिला के एक माल फंक्शन, यानी कि टोटल 2 माल फंक्शन हो गए। 1 इन 150 सेकंड एंड अनदर वन इज 20 और 10 सेकंड। बट ये नहीं है कि आपने 150 सेकंड में अगर माल फंक्शन नहीं लिया तो आप बोले कि मैं तो अपना दोनों के दोनों माल फंक्शन जाके 20 और 10 में लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपने 150 सेकंड में नहीं लिया तो नहीं लिया, वो लैप्स हो गया और आपका एक है 20 और 10 में आप ले सकते हो। अगर एक से ज्यादा माल फंक्शन आप किसी भी स्पेसिफिक स्टेज में लेते हैं तो वो नॉन अलाउबल हो जाएगा। वन अलाउड इन 150 सेकंड एंड अलाउड इन 20 सेकंड। सेम चीज मैंने नीचे लिखी हुई है। आरओ डिसाइड करेगा रेंज ऑफिसर के वो अलाउबल है नहीं है। इसमें रिपीट सीरीज दी जाएगी। ओके, यहाँ पे एक मेन इवेंट है, ये रिपीट वर्ड आपको याद रखना है। कहीं कहीं मैं कंप्लीट बोलूंगा। सेंटर फायर और 25 मीटर जो स्पोर्ट्स पिस्टल होगी वहां कंप्लीट होता है रिमेनिंग शॉट, और 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल रैपिड फायर में रिपीट होता है। और जितने आपके मान लो 3 शॉट चले उसके बाद आपका हो गया अलाउबल माल फंक्शन। फिर आपको एक सीरीज दी गई, आपने 5 चलाए, टोटल हो गए 8 सीरीज, 8 शॉट हो गए, सॉरी नॉट सीरीज। तो उसमें से जो लोएस्ट 5 शॉट होंगे वो एथलीट को दिए जाते हैं माल फंक्शन। ओके,
वो स्टैंडर्ड कंप्लीट। अब आ गया 25 मीटर्स पिस्टल एंड सेंटर फायर। जो मैंने बताया उसमें माल फंक्शन होता है रिपीट, इसमें होगा कंप्लीट। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है क्योंकि इसमें टाइम। आपकी ना स्लाइड्स नहीं मूव कर रही नरेश। अभी मैम दिख रहा है ये स्टेजेस? सिर्फ ए नहीं, सिर्फ 2 पिस्टल दिख रही हैं बस, और कुछ नहीं दिख रहा। फर्स्ट स्लाइड दिख रही है। ओके, मैं मैनुअली ले दिख रही है, अब दिख रहा है। हाँ मैनुअल ले जाता हूँ मैं। या नाउ ओके, इट्स अ 25 मीटर इट इज पिस्टल ओके। एंड सेंटर फायर पिस्टल। ओके, तो इसमें 2 स्टेज होती हैं, वन इज प्रिसिशन स्टेज, सेकंड इज रैपिड स्टेज। तो इन दोनों में कैसे होगा, जैसे अब हम बात करें 25 मीटर पिस्टल पिस्टल एंड सेंटर फायर पिस्टल में प्रिसिशन स्टेज के बारे में बात करेंगे। पहले स्लो फायर, जिसमें आपको एक सीरीज के लिए 5 मिनट्स मिलता है। अगर यहाँ पे माल फंक्शन होता है तो यानी कि हम ये बात कर सकते हैं 5 शॉट के लिए 5 मिनट। अगर कहीं माल फंक्शन हुआ, मान लो 2 शॉट के बाद 3 आपको चलाने, तो यू विल गेट ओनली 3 मिनट्स फॉर माल फंक्शन सीरीज। तो कंपटीशन सीरीज में 6 सीरीज चलेंगी टोटल आपकी। सीरीज मतलब 5 शॉट्स, तो आपके 5 शॉट और 6 6 5 30, यानी कि 5 पर सीरीज मिलेंगे। 30 शॉट आप यहाँ पे चलाने वाले हैं। तो माल फंक्शन, ओनली 1 माल फंक्शन इज अलाउड इन प्रिसिशन स्टेज के। जो आपके 30 शॉट चलने वाले हैं, उन 30 शॉट में आपको कुल मिला के 1 माल फंक्शन मिलेगा। और माल फंक्शन मिलेगा तब आपको यहाँ पे आरओ मस्ट डिसाइड द अलाउबल माल फंक्शन, कंप्लीट द सीरीज इन द नेक्स्ट रेगुलर सीरीज। जो भी नेक्स्ट सीरीज होगी, यहाँ पे देखिए वहां रिपीट वर्ड आया था, यहाँ कंप्लीट वर्ड आया। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, 25 मीटर पिस्टल एंड सेंटर फायर में कंप्लीट वर्ड यूज होता है क्योंकि हम कंप्लीट रिमेनिंग शॉट चलवाते हैं। और 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल एंड रैपिड फायर में रिपीट सीरीज करवाते हैं उसमें, क्योंकि टाइम उसमें इन्वॉल्व है। स्पेसिफिक टाइम जहां होता है वहां पे हम रिपीट करते हैं। अब हम रैपिड फायर की बात करेंगे। 1 माल फंक्शन वहां मिला था, इसमें भी 1 ही माल फंक्शन मिलेगा। अब इसमें आपको जो साइटिंग सीरीज मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, इसमें भी 6 सीरीज चलेंगी 5 शॉट की, यानी कि 30 मैच शॉट चलाएंगे और 1 सीरीज इन एडिशन ऑफ 30 शॉट्स आप 5 शॉट्स का एक साइटिंग सीरीज चलाएंगे। ड्यूरिंग द सीरीज द टारगेट विल बी एज ऑन फॉर 7 सेकेंड एंड देन फेस ऑफ। इसका मीनिंग क्या है 3 सेकेंड? इसमें जब आपका टारगेट रहेगा उसमें एक रेड लाइट रहेगी और एक ग्रीन लाइट रहेगी। जब आपकी अटेंशन बोला जाएगा तो ग्रीन लाइट रेड लाइट जलेगी जो कि 7 सेकेंड के लिए होगी। उसके 7 सेकेंड के बाद ग्रीन लाइट जाके आपकी रेड लाइट चली जाके आपकी ग्रीन लाइट जलेगी, जो कि ग्रीन लाइट 3 सेकेंड की होगी। तो जो ये 7 सेकेंड रेड 3 सेकेंड ग्रीन, ये प्रोसीजर आपको 5 शॉट के लिए चलेगा। और जब ग्रीन लाइट होगी 3 सेकेंड के लिए तभी आपको गोली फायर करनी होती है। तो ये ड्यूलिंग बोलते हैं इसे, या रैपिड फायर स्टेज बोलते हैं, जो भी बोलना चाहें। इसका ये प्रोसीजर है। इसमें आपको 3 सेकेंड मिलती हैं आपकी बुलेट आपकी उस एक्सपोजर में चलाने के लिए। इसमें भी सेम 1 माल फंक्शन होता है और इसमें आपको जितने भी सेम थिंग कंप्लीट वर्ड है, जितने रिमेनिंग शॉट रहेंगे जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें आपको कंप्लीट करा जाएगा। एथलीट मस्ट फायर एट द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ द टारगेट। जैसे आपके 2 शॉट बचे हुए हैं और नेक्स्ट में कंप्लीट कराना, तो फर्स्ट 2 एक्सपोजर में ही आपको वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि पहले वाले में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैंने नहीं चलाया, नेक्स्ट वाले में चला दूं, लास्ट वाले 2 में चलाऊंगा, पहले 3 ट्राई कर लेता हूं। तो दिस इज नॉट अलाउड। अगर आपने पहले वाले अलाउ नहीं किए तो वो मिस काउंट होगा, 0 हो जाएगा। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, अब हम 10 मीटर एयर पिस्टल का कंप्लीट कर चुके हैं और 25 मीटर का स्टैंडर्ड पिस्टल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल कर लिया है और सेंटर फायर कर लिया है। अब जो एक ओलंपिक इवेंट है, 10 मीटर था, वो भी ओलंपिक इवेंट था। अब सेंटर फायर स्टैंडर्ड ये ओलंपिक इवेंट नहीं है। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल जो है वो ओलंपिक इवेंट है लड़कियों का। अब ये भी एक ओलंपिक इवेंट है, इसको ध्यान से देखिए। और आज के टाइम पे जो स्क्वाड बन रहे हैं और जो भी इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे ओनली ओलंपिक इवेंट में होंगी। लेटेस्ट आपकी एक रूल है, उसमें 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, रैपिड फायर, एयर पिस्टल, यही इन्हीं में आपकी सिलेक्शन ट्रायल होंगी। बाकी के लिए एक अलग प्रोसीजर है, वो बताया जाएगा। स्क्वाड वगैरह उन्हीं का बनेगा। सिलेक्शन ट्रायल होंगी जरूर 25 मीटर सेंटर फायर उनकी भी, बट उनके लिए आपको कोई स्क्वाड और वो नहीं बनने वाला। तो कोर्स ऑफ फायर क्या होगा 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में? 60 कॉम्पिटिशन शॉट इन 2 स्टेजेस।
इसमें जैसे इससे पहले हमने स्टेजेस वर्ड यूज किया था, उसमें प्रिसिशन और रैपिड फायर था, बट इसमें स्टेजेस सेम रहने वाली हैं, एक छोटा सा चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। साइटिंग सीरीज आपको 8 सेकेंड, इसमें देखिए आप ये समझने की जरूरत है कि इसमें दो स्टेज होंगी 30-30 शॉट की, 30-30 शॉट की, बट ईच स्टेज कंसिस्ट ऑफ, दोनों की दोनों स्टेजेस में क्या होने वाला है, जो आपको पहले साइटिंग सीरीज मिलेगा उसमें मिलेगा 5 शॉट्स इन 8 सेकेंड, और उसके बाद कंपटीशन सीरीज में 2 सीरीज 5 शॉट इन 8 सेकेंड। जो 8 सेकेंड मिलेंगे उसमें आपको 2 सीरीज मिलने वाली है, फिर 2 नेक्स्ट सीरीज जो होंगी आपको 6 सेकेंड में मिलेंगी, जो उससे नेक्स्ट 2 सीरीज होंगी 4 सेकेंड में। यानी कि आपने ये अभी नोट किया होगा, 2 सीरीज 2 सीरीज एंड 2 सीरीज, टोटल 6 सीरीज आपने यहाँ पे चलाई, और 6 सीरीज में से 2 सीरीज 8 सेकेंड में, और 2 सीरीज 6 सेकेंड में, और 2 सीरीज 4 सेकेंड में, टोटल 30 शॉट हो गए। यहाँ पे आपकी एक स्टेज कंप्लीट हो जाती है, जो मैंने बोला था 2 स्टेजेस, यहाँ पे आपकी एक स्टेज कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर से आपको एक सीरीज एक स्टेज और मिलेगी, बट उसमें यूज होता है आईएसएसएफ का रूल, रिवर्स रैंकिंग। जो कम स्कोर मारेंगे उनको पहले रिले दी जाएगी, और जो ज्यादा स्कोर मारेंगे उनको लास्ट में दी जाएगी। इसका रीजन ये होता है कि जो टॉप स्कोरर होते हैं फाइनल में जाने के उनके चांसेस होते हैं, और फाइनल में और उनके मैच में ज्यादा गैप ना हो। ओनली 1 शॉट फायर्ड एट ईच टारगेट इन ईच सीरीज। जो भी मैंने इससे पहले जितने भी इवेंट बताए वो एक शूटर के लिए एक टारगेट होता था। यहाँ पे क्या होगा, आपको जो ये 5 शॉट चलाने हैं 5 अलग अलग टारगेट पे चलाने हैं। लाइक फर्स्ट गोली आपकी 1 2 3 4 5, ये अलग अलग टारगेट पे आपको इसमें चलाना है। आप सभी शूटर हैं, इन चीजों से फेमिलियर है, बता इतना डीप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ शायद ऐसे स्टूडेंट्स भी हों जो एमपीएड और ये सब करके आए। प्रैक्टिकल क्लासेस में हम और डीप से इनको बताएंगे। इसमें माल फंक्शन 8.9 एसएसएफ रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जैसे 8.9.4.1, इसमें आपके अलाउएबल माल फंक्शन के अलग अलग तरीके के रीजन बताए गए हैं। लाइक बुलेट लॉज नहीं हुई, उसकी एम्प्टी बाहर नहीं निकली, ऑटोमेटिक चलने लग गई, तो इस टाइप के सारे रीजन है वो आप देख सकते हैं वहां पे। इसमें हर स्टेज में मैंने बताया 2 स्टेज है यहाँ पे, तो दोनों स्टेजों में एक एक माल फंक्शन मिलेगा, टोटल 2 माल फंक्शन हो गए। पर स्टेज ओनली 1 माल फंक्शन इज अलाउड। इसमें आपको कंप्लीट नहीं, रिपीट सीरीज मिलेगी, और रिपीट में से जो भी आपके ईच टारगेट से लोअर शॉट होंगे वो आपको अवॉर्ड कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट इन पिस्टल, स्पेशली इन 25 मीटर रेडी पोजीशन। जब आप 25 रेडी पोजीशन कहाँ कहाँ पे यूज होती है? रेडी पोजीशन आपकी 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल की रैपिड फायर स्टेज है, आपके 25 मीटर रैपिड फायर जो इवेंट ओलंपिक इवेंट है मैंने बताया वो है। सेंटर फायर की ड्यूलिंग चलाते हैं, उसमें स्टैंडर्ड की 20 और 10, 150 में नहीं होता, तो स्टैंडर्ड की जो 20 और 10 है उसमें रैपिड रेडी फायर रेडी पोजीशन यूज होगी। रेडी पोजीशन है क्या? जब भी अटेंशन बोला जाए तो ये जो आपका हाथ है, ये जो आपका हैंड, शूटिंग हैंड है, आपकी पिस्टल है, और आपकी बॉडी से ये 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा यहाँ पे है तो इट विल बी 50 एंड शूटर विल गेट एक्स्ट्रा एडवांटेज। तो ये एक सिमिलर सबको रखने के लिए आप इसको 45 पे रखेंगे, या इससे थोड़ा नीचे रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 35 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं, बट इट शुड नॉट मोर देन 45 डिग्री। रेडी पोजीशन प्रोसीजर क्या है? रेडी पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ पे हाथ रखना है। रेडी पोजीशन में एक और चीज मैं आपको बता दूं, इतना तो रखना ही है, या मान लो आप 30 पे लेके आ गए और धीरे 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 जैसे आप सीरीज चल रही है और धीरे धीरे ऊपर करते जा रहे हो, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, एक जगह पे नहीं है, ये रनिंग है, मूवमेंट में है, तो भी आपकी रेडी पोजीशन मानी जाएगी। चाहे ये 45 और बिलो स्टडी पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे 4 सेकंड में आप, और आप हैं यहाँ पे, बोले आपको धीरे 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 चल रहा था, सर मेरा 45 से नीचे ही था, बट आप मोशन में भी नहीं रख सकते। अंडरस्टूड? ओके। तो फर्स्ट अगर रेडी पोजीशन वायलेंस की आपने तो आपको वार्निंग मिलेगी, उसके साथ आपको रिपीट सीरीज मिलेगी जो रिकॉर्ड की जाएगी, और उसमें से जो लोएस्ट 5 होंगे, यानी कि पहली शॉट आपने एक सीरीज चलाई उसमें 5 शॉट चलाए, फिर उसके बाद आपने एक और सीरीज चलाई जो कि रेडी पोजीशन फर्स्ट वायलेशन हुआ आपका, तो आपके 10 शॉट हो गए। उन 10 में से जो लोएस्ट 5 हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आपने फिर भी नहीं माने सेकंड पोजीशन रेडी पोजीशन वायलेंस की, और किसी शूटर वो अगेन करता है, तो उसको फिर अगेन वही प्रोसीजर, उसको रिपीट मिलेगी और रिकॉर्ड की जाएगी,
उसको लोएस्ट 5 शॉट मिलेंगे, ये नुकसान तो हुआ ही, उसके एडिशनली उसके 2 पॉइंट भी उसमें से माइनस कर दिए। अगर यही चीज थर्ड टाइम होती है, फिर वो रेडी पोजीशन वायलेशन करता है, मानता ही नहीं है, तो उसके बाद कोई चारा नहीं बचता, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मैच से। तो अगर आपको वार्निंग मिलती है अनकॉन्शियसली, शूटर कई बार क्या होता है उसको पता नहीं होता, उसका रनिंग हैंड होता है ऊपर होता है, प्रैक्टिस में पता नहीं लगता, और उस टाइम पे एक फोकस ऐसा होता है कि शूटर अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो जाता है सेल्फ टॉक में, अपने कंसंट्रेशन पावर में, तो उस टाइम पे उसको पता नहीं लगता। बट अगर आपको वार्निंग दी जाती है तो आपको इस चीज को नोटिस पक्का करना है, और वार्निंग मिलती है तो उसको आपको फिर माइंड भी करना, नहीं तो उसमें नुकसान ज्यादा होता है। 50 मीटर फ्री पिस्टल, 50 मीटर फ्री पिस्टल में कोर्स ऑफ फायर में 60 शॉट होते हैं, ईएसटी पे 90 मिनट्स मिलते हैं, अगर पेपर पे यही मैच होता है तो 105 मिनट्स यानी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। साइटिंग शॉट में 15 मिनट आपको 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड साइटिंग शॉट चला सकते हो, प्रिपरेशन जो भी आपको करना है आपके पास ये रहेंगे। इसमें भी सेम चीज होती है कि माल फंक्शन, द एथलीट में रिपेयर द माल फंक्शन कंटिन्यू द शूटिंग, द माल फंक्शन इज अलाउबल, ही मे रिपेयर और रिप्लेस द विद अनदर पिस्टल बट नॉट एक्स्ट्रा टाइम इज अलाउड। लाइकवाइज इन 10 मीटर एयर पिस्टल में हमने देखा था, उसमें भी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता था, इसमें भी माल फंक्शन का सेम टाइप में रूल है। इंटरप्शन इन अकॉर्डेंस विद आईएसएसओ रूल 6.11.3, इंटरप्शन जैसे हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इंटरप्शन में अगर कुछ भी इंटरप्ट होता है, पावर सप्लाई चली जाती है या कोई ऐसा गड़बड़ होता है, तो उसमें इंटरप्शन हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स, वाइवा, बहुत सारी जगह पे यूज होने वाली है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट खाली एग्जाम पर्पस भी नहीं है। जब आप अपने शूटर की ग्रिप में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं या कुछ, यू शुड नो द ग्रिप्स, क्योंकि ये रैंडम इक्विपमेंट कंट्रोल में या इक्विपमेंट कंट्रोल वगैरह कराते हैं, उन सारी जगह पे यूज होती है। जो ये गैप दिख रहा है ये 30 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप ये देखेंगे नीचे जो आपका पाम रेस्ट है, जहाँ पे पाम रेस्ट रखा जाता है, ये वाला हिस्सा कह लो या ये कह लो या ये कह लो, तो ये 50 mm से ज्यादा विड्थ नहीं होनी चाहिए इसकी। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी शेप ना तो एक साइड में ऐसे होनी चाहिए ना एक ऐसी होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट और अपवर्ड, चाहे तो ये ऐसे स्ट्रेट हो या दोनों साइड से थोड़ा बहुत ऊपर हो सकती है, बट ये नीचे की तरफ नहीं हो सकती है। जब ये एंगल है यहाँ जहां पे आपका पाम रेस्ट होता है, ये 50 mm का मैंने बता दिया मैक्सिमम है। ये जो आपका पाम रेस्ट है, पाम रेस्ट ये इससे 90 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला कोना आपने थोड़ा बहुत ऊपर उठा दिया तो शूटर विल गेट एक्स्ट्रा एडवांटेज, तो वो आपका रूल में फेल हो जाएगा एंड यू विल बी डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टली। तो ये हमेशा 90 डिग्री और इससे नीचे रख सकते हो बट ऊपर नहीं रख सकते। ये आपने देखा होगा सेंट अभी थोड़ा मेजरमेंट 25 मीटर ओनली उसके लिए होता है, जो आपका पीछे से लेके 4 साइड तक, अगर किसी बैरल को या पिस्टल की लेंथ देखे तो इट्स 220 mm, और अगर बैरल की लेंथ देखनी है तो 153 mm होती है। इसके अंदर एक बैरल होता है, उस बैरल की अगर लेंथ चेक करनी है तो 153 mm होता है। अब मैंने जितना भी पहले आपको एक चीजें बताई, इसकी स्पेसिफिकेशन, बॉक्स साइज, ये 2 स्लाइड जो मैं आपको बता रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मीटर में अगर आप देखें तो 10 मीटर पिस्टल का जो वेट होता है 1500 ग्राम मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। इसका ट्रिगर वेट 500 ग्राम। अगर इसका एक मेजरिंग बॉक्स आपने देखा होगा, जब वहां पे हम इक्विपमेंट कंट्रोल कराते हैं, एक बॉक्स में आपकी पिस्टल डाली जाती है, तो उसका साइज है 420 इंटू 200 इंटू 50 mm बॉक्स साइज। बैरल की लेंथ बॉक्स साइज से मतलब बॉक्स साइज में आना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ग्रिप का मैंने आपको अभी बता दिया। और अदर स्पेसिफिकेशन में ओनली आप इसमें मैगजीन यूज नहीं कर सकते, एक एक पैलेट करके यूज करेंगे, एक एक पैलेट लोड करना है। यू कैन नॉट यूज द मैगजीन्स इन 10 मीटर एयर पिस्टल। 50 मीटर पिस्टल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बैरल लेंथ कितनी भी हो सकती है, वेट कितना भी हो सकता है, ट्रिगर वेट भी कितना हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मेजरिंग बॉक्स कुछ, जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो इसका कोई मेजरिंग बॉक्स भी नहीं है। बैरल लेंथ वगैरह कितनी भी, जितना आप हैंडल कर सकते हैं, इसमें एक्सटेंशन लगा सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। बट ग्रिप में इसका एक स्पेसिफिकेशन है, अगर आप उसमें हाथ डालते हैं तो आपकी ये जो बोन है वो इसमें टच नहीं होनी चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। आपका हैंड इक्विपमेंट कंट्रोल वाले आपका ऐसे फ्री हैंड चेक करेंगे। 25 मीटर रैपिड रिम फायर पिस्टल क्या होते हैं? रिम फायर और सेंटर फायर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। रिम फायर क्या होती हैं? लाइक स्पोर्ट्स पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल, जो .22 की गोलियां होती है उन्हें रिम फायर कहा जाता है, क्योंकि जो उसका पीछे वाला
जहां पे फायरिंग पॉइंट हिट करती है वो उसके कॉर्नर पे हिट करती है, रिम पे। और जो 0.32 का सेंटर फायर का होता है उसका बिल्कुल सेंटर डॉट पे हिट करती है, इसलिए उसको रिम फायर बोलते हैं, उसे रिम होता है, और इसको सेंटर फायर बोलते हैं। तो जो 25 मीटर की पिस्टल होती है उसका मैक्सिमम वेट 1004 ग्राम 400 ग्राम होना चाहिए, और उनका ट्रिगर वेट 1000 ग्राम होना चाहिए, सेम सेंटर फायर का और सेम इसका। तो इसका बॉक्स साइज 300 इंटू 150 इंटू 50 होता है, और इसका जैसे इसमें डाउट में नहीं आना है, ये लिखा बैरल लेंथ, बैरल लेंथ आपकी होगी 153 mm, और साइट रेडियस पिछली बैक साइड से लेके फोर साइड का रेडियस, जैसा कि मैंने यहां बताया था आपको, ये है साइट रेडियस, इट्स 220 mm, और इसके अंदर एक बैरल होता है, उस बैरल की लेंथ कितनी है 153 mm। तो साइट रेडियस इज 220 mm एंड, और आपका जो बैरल लेंथ हो गया ये हो गया। इसमें ग्रिप के बारे में जो मैंने बताया वो स्पेसिफिकेशन है। इक्विपमेंट कंट्रोल, इक्विपमेंट कंट्रोल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आपने सारी अच्छी शूटिंग की और आपको रूल रेगुलेशन बाकी पता है, कैसे हैंडल करना है पता है, मैच कैसे करना पता है, बट आपके इक्विपमेंट ठीक नहीं है तो आपको लास्ट में रैंडम इक्विपमेंट चेक होता है और उससे पहले भी इक्विपमेंट चेक होता है, तो यूजफुल नहीं होता, उससे डिस्क्वालिफिकेशन इंपोज हो सकती है। तो यू मस्ट चेक योर ऑल इक्विपमेंट्स केयरफुली, और आपके जितने भी शूटर होंगे फ्यूचर में आप सबको अपना चेक करा के उनका एक एक का मेक श्योर करना है कि इसकी ग्रिप ठीक है, ये बिब नंबर वियर क्या है, इसका शू की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। चलो ठीक है, इसके बारे में अभी हम एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर पता लगेगा। इक्विपमेंट कंट्रोल चेक, पोस्ट कंपटीशन टेस्टिंग रैंडम इक्विपमेंट चेक आईएसएसएफ रूल नंबर 6.7.9। कोई भी कंपटीशन कंप्लीट होता है उसके बाद रैंडम, मान लो 60 शूटर्स हैं वहां पे और रैंडमली 10 शूटर सेलेक्ट किए गए, तो कौन सा रूल है उसका 6.7.9। ग्रिप, ग्रिप के बारे में मैंने ग्रिप स्पेसिफिकेशन का क्लियरली आपको बताया, और ये आईएसएसएफ रूल में 8.12 एक टेबल है ग्रिप स्पेसिफिकेशन की, वहां जाके आप इसको देख भी सकते हैं। नाइदर द ग्रिप और नॉर पार्ट ऑफ पिस्टल में एक्सटेंड और कंस्ट्रक्टेड एनी दे वे वुड। बस यही बताना चाह रहा है इसमें कि आपका जो हैंड है, जो ये वाली आपकी बोन है, अगर ये वाली बोन का क्या है, अगर ये एक्स्ट्रा होगी तो आपका ये मूवमेंट रुक जाएगा और आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो सबको सेम रखने के लिए क्या बोला गया है कि इस बोन को टच ना करके यहां तक आपकी होनी चाहिए ताकि ये फ्रीली ऐसे मूव। Adjustable grips are permitted provided that they, when they are adjusted for the athlete hand, they conform to this rule. ग्रिप एडजस्टमेंट हो सकती है ऊपर से, जैसे ये पाम रेस्ट आपका है ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो 90 डिग्री वाला जो एंगल मैंने बताया था उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी ग्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ग्रिप के बारे में, एक तो जहां आपका ये पकड़ा जाता है ये वाला पार्ट, जहां ग्रिप को ऐसे पकड़ते हो 30 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पाम रेस्ट 50 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और जो ऊपर वाली सेफ है जहां ये डालते हो ये वाली सेफ, वो स्ट्रेट या उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर चलेगी। ग्रिप का मोटा मोटा यही है। बिब नंबर हर कंपटीशन, लाइक अभी इसमें से आप में से बहुत सारे शूटर नेशनल खेल के आएंगे, इंटरनेशनल में कभी भी जाएंगे तो आपको बिब नंबर मैंडेटरी होता है, एक बिब नंबर आपको दिया जाता है, और बिब नंबर का एक रूल भी है, जो आपकी वेस्ट होती है, आपकी कमर है, वो उसका नीचे वाला एज उससे ऊपर होना चाहिए। ऑलवेज वियर बिब नंबर अबव द वेस्ट लाइन, इसमें होगा भी बिब नंबर मस्ट बी वॉर्न बाय ऑल एथलीट ऑन देयर बैक, पीछे पहनना है, एंड अबव द वेस्ट लाइन। लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ डालते हैं और उनके हिप एरिया से नीचे रहता है बिब नंबर, तो वो नहीं करना हमें। बिब नंबर हमेशा आपका वेस्ट लाइन से ऊपर पहनना है। इस पे आप चेक हो सकते हैं या आपको बोला जा सकता है अगर आपने बिब नंबर डाउन पहना। शूज, जो भी शू हम पहनेंगे उनका एक स्पेसिफिक नेचर होता है। एक तो आपका जो टो का एंकल होता है वो टच नहीं होना चाहिए ताकि उससे कुछ आपको सपोर्ट ना मिले, और शू की एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो शू आपका 22.5 डिग्री तक, जो शू की सोल है नीचे वाली जो सोल है वो 22.5 तक मुड़नी चाहिए। अगर हम फोर्स कितनी लगाएं 15 न्यूटन मीटर, वो उनके पास एक मीटर होता है इक्विपमेंट कंट्रोल वालों का, जो शू की सोल है वो ऐसे बैंड करके देखते हैं, वो 22.5 तक विद द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मीटर अप्लाई करने पे अगर वो उतना बैंड हो जाता है तो आपका शू पास है। अगर वो ज्यादा स्टिफ है, 15 न्यूटन के बाद आपका थोड़ा सा ही गया, वो तो 22.5 की जगह 15 ही डिग्री गया, 10 डिग्री गया, तो वो शू पास नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा।
आई ब्लाइंडर में आपका जो आई ब्लाइंडर यूज करते हो ये वाली चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई है इट्स नॉट मोर देन 30 mm। 30 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राइफल में उसकी जो लेंथ मेजर की गई है वो इस तरीके से लगाते हैं 100 mm होती है। अगर पिस्टल में देखें तो ये लेंथ 60 mm तक ही मानी जाती है। आई एंड ईयर प्रोटेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप आई वियर कोई ग्लासेस, सन ग्लासेस या ईयर प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ भी आई प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी पहन सकते हो। एज वेल इन 25 मीटर एंड 50 मीटर जहां पे बुलेट यूज होती हैं, जहां पे साउंड ज्यादा होता है, तो ईयर प्रोटेक्शन मस्ट है, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कुछ दिनों तक कि आपकी हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ है, बट धीरे 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 वो आपको इम्पैक्ट करती हैं। और इट्स एडवाइजेबल कि हमेशा आपको ईयर प्रोटेक्शन यूज करना है इन 25 मीटर स्पेशली। इक्विपमेंट कंट्रोल में ट्रिगर वेट भी होता है। जैसे मैंने बताया कि एयर पिस्टल में 500 ग्राम मिनिमम होना चाहिए और 25 मीटर्स के जो इवेंट है उसमें 1000 ग्राम होना चाहिए। तो जब आप रैंडम में जाते हैं तो जो इक्विपमेंट कंट्रोल जूरी होता है वो 3 बार, अगर आपका एक बार उठ जाए तो दैट्स फाइन, अगर वो 3 बार तक नहीं उठा तो दे विल इम्पोज द पेनल्टी एज डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो हमेशा अपना कंपटीशन से पहले ट्रिगर वेट चेक कीजिए। इसमें ये तरीका बताया गया है कि कैसे वो रखते हैं, जिसमें शार्प एज होता है आपके मेटल पे उसमें रख के उसको चेक करते हैं। तो इन रैंडम एज पर योर पिस्टल स्पेसिफिकेशन लाइक 10 मीटर 500 एंड 25 मीटर 1000 ग्राम आपका मिनिमम होना चाहिए। और ये आपको मेक श्योर करना है कि आपकी कंप्लाई कर रही है चीजें। प्रोहिबिटेड आइटम क्या क्या है, ये बहुत जरूरी है कि जब आप स्पोर्ट्समैन बन गए हैं, आप किसी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी एफओपी यानी कि फील्ड ऑफ प्ले पे जाके क्या क्या नहीं करना है। आपको ब्लू जींस बोला है, तो ये नहीं कि मैं तो व्हाइट जींस पहन के आ जाऊंगा, आगे भी देखिए। तो ब्लू जींस और सिमिलर ट्राउजर और जींस जैसी कोई भी ट्राउजर जो नॉन स्पोर्टिंग कलर टाइप की हो तो वो नहीं। कॉम्बिफ्लैज क्लोथिंग, स्लीवलेस टी शर्ट्स, लाइक आपने यहाँ तक की स्लीव पहनी है, विदाउट स्लीव आप सैंडो टाइप में या वेस्ट टाइप में कुछ पहनते हैं, तो दीज आर नॉट अलाउड। दैट आर टू शॉर्ट 6.19.2.8 रेड कट ऑफ शॉर्ट्स। जो शॉर्ट्स हैं आपका जो सेंटर ऑफ नी है उससे, इसमें बताया होगा 15 mm तक, अगर ऊपर तक, उससे ज्यादा अगर वो छोटा हो जाता है आपके सेंटर ऑफ नी से 15 सेंटीमीटर, तो वो भी आपके अलाउड नहीं है। तो आप एक डिसेंट मैनर की अगर शर्ट पहनी है तो डिसेंट मैनर की पहननी है, उस पर कोई पैचेस नहीं होनी चाहिए, कोई होल नहीं होने चाहिए। शर्ट ट्राउजर विद नॉन स्पोर्टिंग इनकॉर्पोरेटेड, जिस मतलब आपको स्पोर्ट्समैन टाइप दिखना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी चीज आप पहन के जाओगे जिसमें आप स्पोर्ट्समैन टाइप नहीं लग रहे हैं, वो अलाउड नहीं है, एक सिंपल भाषा में। कलर जैसे कि कॉम्बिफ्लैज है, प्लेड्स, खाकी, ऑलिव, ब्राउन, खाकी हो गया, ब्राउन जो कलर आते हैं वो ऑलिव टाइप कलर होते हैं, वो कॉम्बिफ्लैज टाइप है, तो ये सब आपको नहीं पहनने हैं। एथलीट मे नॉट वियर सैंडल्स और एनी टाइप ऑफ रिमूवल देयर शू। कोई भी ऐसे शू जैसे दिखने वाली चीजें या कोई सैंडल जो कि वहां पे रिमूव हो सकते हैं, आपको प्रॉपर शू पहन के जाने हैं कि जो नॉर्मल पहने और आप जाके खड़े हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम एज एस रूल नंबर 6.7.4.4, मोबाइल फोन और अदर हैंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉच हमने पहन ली, टेबल पे कोई टैबलेट रख दिया या फोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप एफओपी पे नहीं लेके जा सकते हैं, वो अलाउड नहीं है। अच्छा, अब कुछ 10 मीटर और 50 मीटर की पेनल्टीज के बारे में बात कर लें कि क्या क्या हो सकता है। कुछ घटना हो गई, ऐसा कुछ हुआ तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। रिलीज ऑफ प्रोपेलेंट चार्ज, अगर आपने बिना पूछे गैस निकाल दी तो आपको फर्स्ट टाइम येलो कार्ड वार्निंग मिलेगी। सेकंड टाइम आपके 2 पॉइंट घटा दिए जाएंगे फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ शॉट सब्सिक्वेंट रूल नंबर 6.11.2। शॉट फायर्ड बिफोर प्रिपरेशन साइटिंग टाइम, अगर आपको प्रिपरेशन एंड साइटिंग टाइम मिला ही नहीं है, आपको बोला ही नहीं गया है कि आप कुछ करें और उससे पहले भी किसी ने कोई एक शॉट बाहर निकाल दिया है, तो उसका कोई भी समाधान नहीं है, सिंपल डिस्क्वालीफाई, बिकॉज इट्स कंसर्न ऑफ सेफ्टी। क्योंकि आपको अभी प्रिपरेशन या अनलोड भी, मतलब लोड भी नहीं बोला है, स्टार्ट नहीं बोला है, साइटिंग के लिए नहीं बोला है और आपने गोली चला दी, तो डिस्क्वालीफाई।
इफ सेफ्टी इफ इन्वॉल्व, अगर इसमें अगर ये वर्ड इसलिए लिखा है जैसे 10 मीटर, 50 मीटर में है तो बहुत मुश्किल कंसिडरेशन हो जाती है, 10 मीटर में है तो ये कंसिडरेशन इसलिए है कि अगर टारगेट की तरफ ही चलाया है उसने और जूरी कंफर्म करता है कि हाँ इसको कंसिडर किया जाना चाहिए, तो उसका एक शॉट जीरो करके, जो मैच का पहला शॉट जीरो करके, एक रूल है इसमें 6.11.1.1 आई, तो उसके हिसाब से आपका एक शॉट जीरो कर दिया जाएगा। इन केस मान लो उससे पहले कोई बट पार्टी सामने है जो आपकी रेंज रेडी कर रही है, ऐसा कुछ है, अगर सेफ्टी कहीं भी थोड़ी सी भी इन्वॉल्व हुई तो डिस्क्वालिफिकेशन। शॉर्ट फायर आफ्टर प्रिपरेशन साइटिंग बिफोर द मैच, आप साइटिंग में मैच चला रहे हो साइटिंग प्रिपरेशन के टाइम, इसमें क्या है जैसे पहले वाला बिफोर साइटिंग, अब क्या हुआ साइटिंग और प्रिपरेशन आपका खत्म हो गया, लेकिन एक पॉज होता है 30 सेकंड का या 10 सेकंड का जिसमें मैच बोलना होता है। अब साइटिंग टाइम खत्म हो चुका है और मैच टाइम आपका शुरू हुआ, उसके बीच में अगर आपने गोली चलाई तो उसमें आपका वो शॉट अनल हो जाएगा और 2 पॉइंट जो आपका फर्स्ट शॉट चलाएंगे आप उसमें से 2 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। टू मेनी शॉट फायर्ड इन इवेंट इन फाइनल, आपको कभी भी जितने जैसे कोर्स ऑफ फायर मैंने बताया आपके 60 शॉट चलाने किसी में, एक सीरीज में आपको 5 ही गोली चलानी है, आपने उससे एक्स्ट्रा शॉट चला दिए तो 2 पॉइंट्स की पेनल्टी होगी, और 2 पॉइंट इन एडिशन ऑफ दैट अगर वो लोड करने वाले भी होते हैं। कोचिंग, यस यू बिकम अ कोच इन फ्यूचर, तो ये आप ध्यान से सुनिए। वार्निंग फर्स्ट टाइम देन 2 पॉइंट डिडक्टेड फ्रॉम द एथलीट स्कोर and team official must leave the vacancy of firing line in accordance with rule number 1। अगर आपने कोचिंग की वर्बल वाली, पीछे से आप आवाज दे रहे हो शूटर को, ऐसे नहीं, काम डाउन, ट्रिगर पुल करो, साइड देखो, जोर जोर से आप बोल रहे हो पीछे खड़े होके, और आपका शूटर डिस्टर्ब हो रहा है, उससे दूसरे शूटर भी डिस्टर्ब हो रहे हो, तो इसमें ओनली नॉन वर्बल कोचिंग अलाउड है। आप उसको इशारे करके बोल सकते हो कि साइड पे देखिए, मुंह से आपके वर्ड ना निकले, और वर्बल कोचिंग अलाउ नहीं है। उसमें से नुकसान आपके एथलीट का ही होगा, उसमें से उसके 2 पॉइंट उसके स्कोर से निकाल लिए जाते हैं, और जो ऑफिशियल है या फिर वो कोच है उसको इमीडिएटली लेन छोड़ने के लिए बोला जाएगा और वहां से भगा दिया जाएगा। सिंपल भाषा में, प्रोटेस्ट ऑन स्कोर वैल्यू नॉट अपहेल्ड। अगर आपकी प्रोटेस्ट होती है ड्यूरिंग द साइटिंग शॉट्स, तो ड्यूरिंग द साइटिंग शॉट विल बी attained by 6.10.5C, during the competition 6.1652 देखो शॉर्ट वैल्यू इसमें क्या है, 2 चीज वर्ड आप सुनेंगे आगे जाके, प्रोटेस्ट एंड स्कोर वैल्यू। स्कोर वैल्यू मीन्स का क्या होता है, मान लो आपने गोली चलाई और वो शो कर रही है वहां 3 में, बट आपको दिख रहा है टेम्पलेट पे तो कोई गोली नहीं है, मैंने 3 में मारा ही नहीं, तो उस टाइम पे आप स्कोर वैल्यू करते हो। बट इन केस आपको यहां से नहीं दिखा, वहां पे 3 में लगा हुआ है और वो 3 में ही मिलता है, तो इसमें 2 माइनस पॉइंट हो जाते हैं, ये स्कोर वैल्यू है। ऐसे ही एक शॉर्ट वैल्यू होती है कि आपने चलाया और स्कोर, आपने एक गोली चलाई बट वो रजिस्ट्री नहीं हुई, ना 0 दिखाया ना कुछ दिखाया, बट आपने सही शॉट चलाया है, दैट इज शॉर्ट वैल्यू प्रोटेस्ट। इसमें आपका माइनस कुछ नहीं होगा, ओनली जो आपकी प्रोटेस्ट फी लगती है दैट इज 200 रुपीज एज पर NRI रूल रेगुलेशन, वो ओनली पे करनी पड़ती है। अगर आप ठीक होते हैं तो वो भी आपकी कटती नहीं है, वापस मिल जाती है। शॉर्ट फायर्ड इन 25 मीटर के बारे में अभी बात करें। शॉर्ट फायर्ड बिफोर लोड, अगर बिफोर लोड बोले ही आपने गोली चला दी, 25 मीटर में कोई मर्सी नहीं है, उसमें आपने देखा था कि जस्टिफाई सेफ्टी ये वो, इसमें कुछ नहीं है, गोली चली मीन्स कुछ देखना ही नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव गोलियां हैं, पैलेट्स नहीं है। शॉट आफ्टर लोड बट बिफोर मैच फायरिंग पॉइंट, यानी कि जैसे 1 मिनट मिलता है, इसमें लोड का मीनिंग 25 मीटर में जैसे ही बोला जाए, सेंटर फायर में अगर आप बोले नेक्स्ट सीरीज लोड, तो लोड का मीन्स होता है 1 मिनट। अगर कोई गोली लोड, बट लोड तो बोल दिया और मैच फायरिंग उसके बाद होता है अटेंशन, या मैच फायरिंग के लिए आपका ग्रीन लाइट आती है, अगर लोड के बाद और मैच फायरिंग से पहले गोली चलेगी तो 2 पॉइंट माइनस हो जाते हैं इसमें। ये सिचुएशंस आपके सामने जब आपके प्रैक्टिकल होंगे, जब पूछी जाएंगी, तो इन चीजों पे आप गौर फरमाएं। अगर किसी को नहीं पता है या क्लियर नहीं हो रही है चीजें, तो डिस्कशन क्लास में कुछ भी आप पूछ सकते हैं, फिर भी नहीं होती है क्लियर तो कोई मेरा फोन नंबर है या ऐसा कुछ है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। टू मेनी शॉट्स इन सीरीज और सिंगल टारगेट अपीयरेंस। सिंगल टारगेट अपीयरेंस कहाँ होती है, ड्यूलिंग,
लाइक 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल सेंटर फायर, उसमें एक बार 3 सेकंड के लिए आएगा, 7 सेकंड के लिए वो चला जाता है। अगर एक अपीयरेंस में आप एक ही शॉट चला सकते हैं, अगर आपने 2 शॉट चला दिए या जो आपकी एक सीरीज बनाई गई है 5 शॉट के लिए, वहां पे 6 शॉट चलाए, तो सिंपली जितने एक्स्ट्रा शॉट होंगे आपके 2 पॉइंट वहां पे माइनस होते चले जाएंगे। टू मेनी शॉट्स, एक्स्ट्रा लोड के भी 2 एक्स्ट्रा पॉइंट माइनस हो जाते हैं। इसमें रूल्स इन्वॉल्व हैं 8.8.21 A B C, 8.7.6.2 D अनलोड एंड स्टॉप ट्रेनिंग के लिए है 8.7। अगर वो साइटिंग में कोई ट्रेनिंग में आपको एक सीरीज दी गई है और आपको बोला कि ठीक है ड्यूलिंग की, या आप ओके, जो ये ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल सेंटर फायर में, वहां पे आपको एक सीरीज दी गई 5 मिनट दी गई। अब शूटर क्या करता है कि ट्रेनिंग ही है, ठीक है मैं तो 2 मिनट में एक सीरीज चला ली, एक और लोड करके फिर चला देता हूँ, तो उसने 8 शॉट 9 शॉट 10 शॉट चला देते हैं। तो ऐसे में आपको सीरीज दी गई थी 5 शॉट के लिए, ज्यादा चलाया तो उसको एज पर रूल नंबर 8.7.6.2.D के हिसाब से अनलोड करके उसकी ट्रेनिंग स्टॉप करके रेंज से बाहर भेज दिया जाता है। 25 मीटर में कंप्लेन ऑफ इनकरेक्ट रेंज कमांड, अगर आप कंप्लेन करते हैं कि रेंज ऑफिसर ने सही कमांड नहीं दी है या लेट कमांड दी है, 1 मिनट के बाद दी है, जो भी है, अगर वो जस्टिफाई होती है तो आपको रिपीट मिलेगी, अगर जस्टिफाई नहीं होती है तो आपको रीशूट मिलेगा, बट उसमें से आपके 2 पॉइंट माइनस कर दिए। डिस्टर्बेंस क्लेम नॉट जस्टिफाई, मान लो कोई एक शूटर दूसरे शूटर के पास खड़ा है, एक लेफ्टी एक राइटी है, दोनों के फेस सामने आ गए, एक बहुत जोर जोर से ब्रीथ ले रहा है और एक शूटर कंप्लेन करता है कि मैं इससे डिस्टर्ब हो रहा हूँ। या दूसरा हो सकता है कोई बर्ड, एकदम आप 4 सेकंड की सीरीज चला रहे हो और बर्ड आपके सामने आ गया जिससे आप डिस्टर्ब हुए, रेंज ऑफिसर पीछे रहेंगे। अगर वो जस्टिफाई होता है तो आपको रिपीट सीरीज मिलेगी, जितने आपने शॉट चलाए वो अनल कर दिए जाएंगे। अगर वो जस्टिफाई नहीं होता है आपको रीशूट जरूर मिलेगा, लेकिन आपको 2 पॉइंट के माइनस मिल जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 8.8.4 F। टाइम इरेगुलरिटीज, लाइक आपको एक सीरीज मिली 10 सेकंड स्टैंडर्ड पिस्टल में, 10 सेकंड 20 सेकंड का उसमें टाइमिंग होता है, और रैपिड फायर में जैसे 8, 6 और 4 का टाइम होता है, और उसमें टाइम इरेगुलरिटी हो जाती है। लाइक आपको 10 सेकंड की सीरीज है और रेंज ऑफिसर ने वो टाइम चेंज करना भूल गया तो 20 सेकंड में, तो यू कैन क्लेम दिस थिंग। अगर वो जस्टिफाई होती है तो आपको रिपीट मिलेगी या दोबारा आपके चलाया जाएगा, और जस्टिफाई नहीं होता है तो आपको रीशूट विद 2 पॉइंट। कोई भी ऐसा आप देखेंगे इनकरेक्ट रेंज कमांड, डिस्टर्बेंस, टाइम इरेगुलरिटीज, टू मेनी शॉट्स, एक्स्ट्रा शॉट, सब में 2-2 पॉइंट का माइनस है। अगर आप सही हैं, जस्टिफाई हैं, तो आपको कुछ भी गलत नहीं मिलने वाला। ड्राई फायरिंग इन फाइनल्स, कोई भी फाइनल है उसमें ड्राई फायरिंग अलाउ नहीं होती है एक्सेप्ट 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल। जो 25 मीटर रैपिड फायर होता है उसमें ड्राई फायर कर सकते हैं, बाकी जितने भी फाइनल होते हैं उनमें ड्राई फायर नहीं किया जाता। अगर ऐसे में कोई शूटर ड्राई फायर करता है तो 25 मीटर में उसका एक हिट डिटेक्ट कर, मतलब माइनस कर दिया जाता है। और अगर यही चीज 25 मीटर या कहीं 25 मीटर की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, अगर एयर वगैरह में करेंगे तो उसका 1 पॉइंट माइनस कर लिया जाएगा, एक शॉट माइनस हो जाएगा। ये तो बातें रही अब तक हमारी कुछ ISSF रूल्स के बारे में। अब कुछ नेशनल रूल जो कि एक कोच को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनको मैं थोड़ा सा, अभी टाइम वैसे हो गया हमारा, बट मैं 5 मिनट और लूंगा। ये रूल बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कोई भी शूटर अपने आप को बोलता है मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ, एक चेक रिपब्लिक में ओपन कोई टूर्नामेंट हुआ, लाइक दिल्ली में आजकल बहुत होते रहते हैं, जिसमें NRI ने बोला है अनऑथराइज शूटिंग कोई भी कंपटीशन है पार्टिसिपेशन नहीं करना है। लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग, जो भी आपके शूटर हैं या आप कहीं खेलने जा रहे हैं और NRI की वेबसाइट पे वो मैच नहीं है तो वो आपको मैच नहीं खेलना है, वो अनऑथराइज होगा। इसमें क्या होगा, कोच प्लस शूटर दोनों को बैन किया जा सकता है शूटिंग से 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, या डीबार भी किया जा सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार के ऐसे इवेंट में जाके नहीं खेलना जो NRI की वेबसाइट पे पब्लिश नहीं हुआ। अब बात यह है कि इंटरनेशनल शूटर के लिए जैसे हम लोकल कंपटीशन करा रहे हैं, यहाँ पे कोई जर्मनी से लड़का आया और दिल्ली का किसी क्लब में कोई खेल के वहां जाके वो इंटरनेशनल शूटर नहीं काउंट होगा। इंटरनेशनल शूटर कब काउंट होगा, a shooter who has participated in an international competition where an Indian team selected by
इंडिया की टीम ये नहीं कि मैं 4 लड़कों को लेके जा रहा हूँ, चलो यार वो हैनोवर ओपन खेल के आते हैं और मैं सबको खिलाने के अपना 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए उनसे लिए और विदेश में खिला के ले आया। नहीं, वो इंटरनेशनल नहीं काउंट होगा। इंटरनेशनल काउंट क्या होगा? जो टीम सिलेक्ट हो एनआरआई एंड स्पॉन्सर बाय एनआरआई, साई या गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वर्ड क्यों है? लाइक जैसे हमारे डिफेंस में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स होते हैं, वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप होती है, इट इज ऑल्सो सिलेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। और वो वर्ल्ड की जितनी भी मिलिट्रीज होती हैं वहां पे खेले जाते हैं, लाइक पुलिस इंटरनेशनल होते हैं। तो अगर वहां से वो सिलेक्ट होके टीम जाती है, साई सिलेक्ट करती है, एनआरआई करती है, गवर्नमेंट करती है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी सीनियर जूनियर यूथ, तो वहां पे जाके अपनी अपनी कैटेगरी में इंटरनेशनल खेल के आते हैं, तो वो इंटरनेशनल शूटर काउंट होता है। अगर इसके अलावा अपनी मर्जी से अपने पेमेंट पे ऐसे ही जाके आए हैं किसी ओपन टूर्नामेंट में, वो नहीं होगा। ऐसे ही एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट कौन होगा? ये तो इंटरनेशनल शूटर होगा। इनके रूल दिए गए हैं एनआर बुक में, आप एनआरआई की हैंडबुक है एक, उसमें 1.1.5 ए में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें, और उसका सी में देखेंगे एक शूटर जो इंडिविजुअल मेडल लेके आता है इन एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, इंडियन टीम स्पॉन्सर्ड बाय सेम। इंटरनेशनल मेडलिस्ट वो होगा जो एक इंटरनेशनल इवेंट में जाके इंडिविजुअल मेडल लेके आता है, तो वो इंटरनेशनल मेडलिस्ट कहलाता है। इसके बारे में ये सारी चीजें। और वो खेलने वहां गया है कैसे? जैसे एनआरआई, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने सिलेक्ट करके उसको भेजा, तभी उसको इंटरनेशनल मेडलिस्ट बना। कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेशन इन एनएससी, जो नेशनल अपनी शूटिंग कंपटीशन होते हैं, यानी कि जो हमारा नेशनल होता है सीनियर नेशनल, उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा नेशनल चैंपियनशिप के ही स्कोर ज्यादा काउंट किए जाते हैं, जिसे हम ओपन कैटेगरी बोलते हैं नेशनल चैंपियनशिप में, और एक सिविलियन कैटेगरी होती है। पर्सनल फ्रॉम सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड हु आर इन यूनिफॉर्म और ऑन पेरोल ऑफ इंटरनेशनल मेडलिस्ट। अगर कोई देखो जो सर्विसेज के हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री लाइक सीआईएसएफ, आईटीबीपी और मैनी इन यूनिफॉर्म है, जो वो सारे के सारे नेशनल कंपटीशन में नेशनल चैंपियनशिप खेलेंगे ओपन कैटेगरी में। और कोई इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट कौन है? ये रहा। उसके बाद जो बच गए वो सब सिविलियन चैंपियनशिप में, जो भी सिविलियन में खेलता है समझ लीजिए वो फोर्सेज से नहीं है और वो इंटरनेशनल मेडलिस्ट नहीं, वो इसलिए सिविलियन कैटेगरी में खेल पा रहा है। अगर जिसने वो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो गया तो सिविलियन कैटेगरी में नहीं खेल पाएगा। एलिजिबल क्राइटेरिया कुछ दिया गया है, शूटर एलिजिबल, ये देखो स्कोर जो मावलंकर वगैरह में फ्री पिस्टल का 230, ये सब सारी जगह है, हर सर्कुलर में आते हैं, ये देख सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, चेंज ऑफ शूटर आईडी। अभी कोई लड़का मान लो हरियाणा से खेल रहा है और उसका परिवार या कोई कहीं वो पोस्टिंग हो गया या उसका परिवार शिफ्ट हो गया, दिल्ली में आ गया या यूपी में चला गया, महाराष्ट्र में चला गया, तो उसके लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है। आपको कभी भी एक एनओसी लेनी पड़ेगी अपनी स्टेट की, जो कि अभी आने वाला है जनवरी टू अप्रैल। अभी दिसंबर चल रहा है। अगर किसी को अपनी शूटर आईडी चेंज करानी है, दिस इज द राइट टाइम टू अप्रोच द एनआरआई। आपको ईमेल लिखनी होगी और एक आप अपना और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव स्टेट से लेंगे और वो आप अप्लाई कर देंगे चेंज ऑफ शूटर आईडी के लिए। Alternation of weapon 9.4, if a shooter alternates a weapon or equipment already checked before the during competition in any way that would conflict with ISSF IPC national rules, he will be disqualified। अगर आपका कोई भी रैंडम हो चुका है या फिर आपका इक्विपमेंट कंट्रोल हो चुका है और उसके बाद अपनी आप ग्रिप घस देते हैं और उसकी एंगल चेंज कर देते हैं, ये 30 mm होना चाहिए, उससे ज्यादा उसे कर देते हैं, ट्रिगर वेट को कम ज्यादा कर देते हैं, आपने इक्विपमेंट कराया 1000 के लिए 25 मीटर का और बाद में उसको कम करके 700 ग्राम पे मैच किया, अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऐसे में डिस्क्वालिफिकेशन होता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और अब इसके बारे में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसी चीज लगती है जिसको बताने की जरूरत है, या कोई भी ऐसा आप अपने आप से कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग आईएसएसएफ रूल्स, एनआर रूल्स, इसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो अपना थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.
थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। वेरी मच। अरे Thank you, ma'am. बहुत ही अच्छे वे से आपने सारे रूल